हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। सॉलिड चैप्टर का एक पार्ट तो मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया है, जिसमें कि हम लोगों ने इम्परफेक्शंस के बारे में बात की है। तो जब इस चैप्टर के एंड में आ रहे हैं हम लोग, तो आपको मिलती हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। तो इसमें जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो पहली लाइन लिखी उन्होंने, सॉलिड्स एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, हाउ मेनी टाइप्स? एक्सटेंडिंग ओवर 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कहां से कहां तक की रेंज है? जो कंडक्टिविटीज में 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेंजिंग 10 टू पावर -20 से 10 टू पावर 7 तक। तो आप सीधी सीधी रेंज पकड़ ले, 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो ये कंडक्टिविटी की आपके पास यूनिट होने वाली है। सबसे पहले इसमें हमारे पास है कंडक्टर्स। सबसे पहले इसमें हमारे पास है कंडक्टर्स। लो जी, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स द सॉलिड विद कंडक्टिविटी इज रेंजिंग फ्रॉम। तो कंडक्टर की जो रेंज है 10 टू पावर 4 टू 7। तो मैक्स वाली रेंज 1947, इंडिया की आजादी, 4 टू 7, 4 टू 7। तो जो मैक्स रेंज है वो कंडक्टिविटी के पास, कंडक्टर के पास जा रही है। द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10 टू पावर 4 टू 7, यूनिट वही रहेगी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और कोल्ड द कंडक्टर, उनको कंडक्टर बोलना शुरू करेंगे। मेटल्स हैव कंडक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 7, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और गुड कंडक्टर। यहां आपके पास कंडक्टर्स में बढ़िया वाला जो हाई रेंज आएगा 10 टू पावर 7 की रेंज में जाएगा, वो मेटल्स इसमें एग्जांपल के फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। फिर आपके पास इंसुलेटर, ये कंडक्टर्स हुए। देन आपके पास इंसुलेटर, यहां हम लोग इंसुलेटर लिखने जा रहे हैं, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर की रेंज क्या है जी? दीज आर द सॉलिड्स विद वेरी लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10। ठीक है जी। तो लोएस्ट वाला रेंज इंसुलेटर को पकड़ा दो, हाईएस्ट वाला रेंज कंडक्टर को पकड़ा दो। वही सेम आपका यूनिट है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। एंड देन आफ्टर आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हाफ सेमी कंडक्टर्स। ना फुली कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, बीच में, तो रेंज भी बीच में मिलेगी। दीज आर द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज 10 टू पावर -6 से लेकर 10 टू पावर 4। तो एक बात को पकड़ ले, हम मैक्स से स्टार्ट कर लेते हैं जी, चलते चलते 4 पे पहुंचेंगे। यहां हमारा कंडक्टर खत्म हो जाएगा, कंडक्टर शुरू, कंडक्टर खत्म। इसके बाद सेमी शुरू हो जाएगा, सेमी -6 तक चलेगा। उसके बाद फिर आपकी माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ दो, ये वैसे -6 4 है, -6 -4 को ऐड कर दें, -10 की रेंज, और जो मिनिमम रेंज है वहां जाके ये खत्म हो जाएगा। तो 7 4 4 6 -10 -20। तो ये आप इसको याद रखें। अगर कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो आप इजीली उसको सोल्व करके आ सकते हैं। कंडक्टर्स 47, ठीक है जी, इंसुलेटर 10-20, ठीक है जी। और इसके बाद जो सेमीकंडक्टर बचते हैं -6 से लेकर मैक्सिमम रेंज उसकी 10,000, मतलब 10 टू पावर 4 तक जाएगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटल्स, मेटल्स में कंडक्शन की बात कर रहा है वो, कंडक्शन
इन द मेटल्स, कंडक्शन इन द मेटल्स, कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का करवाना है और हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात ही कर रहे हैं, तो मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करनी है आपने। मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करनी है। कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन। तो किसी के कंडक्टर बनने के पीछे वजह, जैसा कि मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी। ये वाली कैटेगरी किसको मिली जी? मेटेलिक कंडक्टर्स को मिली। इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स में कंडक्टिविटी शो होगी। एन इलेक्ट्रोलाइट टू द लेटर, यहां हमारा NaCl KCl पिघला हुआ, वो इस कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट, मेटेलिक कंडक्टर बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी, इलेक्ट्रोलाइट टू द लेटर। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। जब आप सॉलिड चैप्टर कर रहे होते हैं तो वहां एक टेबल बना हुआ है NCERT में, वो हमें बता रहा है कि जो मेटल्स हैं वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, इनके अंदर कंडक्टिविटी ऑलवेज होगी। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। चाहे आप मेटल को किसी करंट कैरिंग डिवाइस से जोड़कर करंट फील कर ले, मेजरमेंट कर ले, आपको इजीली वहां करंट मिलता है। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। तो ये जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की, वो डिपेंड किस पे कर रही है? वो कह रहा है जी, चाहे ये लिक्विड में हो या मोल्टन स्टेट में हो, कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही है? वो डिपेंड कर रही है मेटल का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम। जो आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगी, सीधी सी कहानी, जो इलेक्ट्रॉन्स के दम पे उछल रहा है, इलेक्ट्रॉन के दम पे अपनी कंडक्टिविटी में कौन उछल रहा है? मेटल उछल रहा है। उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे उतना बढ़िया कंडक्टर वो होने वाला है। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। होएगा क्या? इन मेटल्स के एओज मिक्स होकर एमओज बनाएंगे। अगर आपने मेरे साथ में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो एओज मिक्स होकर एमओज बनाएंगे। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम फॉर्म मिक्स होकर, मर्ज होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करने वाले हैं, विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड। तो ये एनर्जी में बहुत ज्यादा नजदीक है, एनर्जी में ये वेरी क्लोजर है। तो वहां ये किसका फॉर्मेशन करते हैं जी? बैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को हमारी केमिस्ट्री में हम बैंड थ्योरी बोलते हैं। अगर ये बैंड, इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप विद हायर एनर्जी ऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, अगर ये वाले जो बैंड्स हैं वो पार्शियली फिल्ड हो या फिर हायर एनर्जी ऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड में हो, इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, मैं लिखता हूं बोर्ड पे इसको भी। देखो ये फोटोज आप देख पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है? मेटल्स के बारे में या कंडक्टर के बारे में बात करनी है। तो थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा इसको, थोड़ा सा आप स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं। इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, लो जी पार्शियली फिल्ड हो गया पहला स्ट्रक्चर, अगर आप समझ पा रहे हैं। फिर और इट ओवरलैप्स, हुआ क्या? जिसको मैंने CB लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड, ये ओवरलैप कर गया है, कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गया है। इफ इट ओवरलैप्स विद द हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड, हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, अगर ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर गया है, ठीक है जी, पार्शियली फिल्ड है, और अगर ये ओवरलैप कर गया है, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट दिखा रखा है हमने, देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनको इधर उधर जाने की परमिशन है, जैसे हमारी कंट्री में एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में इजीली एंटर कर सकता है अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द मेटल शोज कंडक्टिविटी। तो फिर मेटल क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। अब आप सेमीकंडक्टर पे आ जाएं, सेकंड वाला। इफ द गैप बिटवीन फील्ड बैंड, फील्ड वैलेंस बैंड, फील्ड वैलेंस बैंड हो गया, फील्ड ये बैंड है, फील्ड वैलेंस बैंड हो गया, एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज, और यू समझे कि बहुत लार्ज हो, तो फिर आप सेमी इधर लिखा हुआ है, आप एक ऐसे एरिया में एंटर कर गए हो जहां एक से दूसरी तरफ, एक कंट्री से दूसरी तरफ आप
आसानी से एंटर नहीं कर सकते हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। इफ द गैप बिटवीन फील्ड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड, क्या हो, कंडक्शन बैंड बोलते हैं जिसको, लार्ज, इलेक्ट्रॉन कांट जंप टू इट एंड सच अ सबस्टेंस हैज वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, उसको फिर आप इंसुलेटर की तरह बोलते हैं। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिंपल सी बात, यहां ओवरलैप था, यहां फोरबिडन जोन, लार्ज एनर्जी गैप था, बड़ा था ये फोरबिडन जोन, मतलब एंट्री नहीं कर सकते आप। उधर देखिए आप, उसमें जो ये जोन है स्मॉल एनर्जी गैप है, तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, यहां सेमीकंडक्टर है, द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड दैट इज स्मॉल, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो छोटा है, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन में जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी, उससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड एंड शो द सम कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी ने लिखी है। अगर आप सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर सिंस more electron can jump to the conduction band. Substances like silicon, germanium, जितने भी सेमीकंडक्टर है, show this type of behavior are called the intrinsic semiconductor। बाहर से कुछ भी नहीं हुआ, अंदर ही अंदर इसके अंदर कंडक्टिविटी चल रही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको हम बोलते हैं। इंट्रिंसिक, तीनों डायग्राम 10 सेकंड में समझने की कोशिश कर ले। यहां पार्शियली फिल्ड है, ये कंडक्शन बैंड है जो ओवरलैप्ड है, यहां फोरबिडन जोन बहुत बड़ा है और यहां फोरबिडन जोन बहुत छोटा है। तो ये जो हमारे पास फील्ड बैंड है, यहां से जो कंडक्शन बैंड है वहां इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप नहीं कर पा रहे, तो इसको हमने इंसुलेटर बोल दिया। फर्स्ट हमारा कंडक्टर हो गया और लास्ट हमारा सेमीकंडक्टर हो गया है। ठीक है जी। अब एनसीईआरटी लिखती है ये जो इंट्रिंसिक कंडक्टर्स हैं, यानी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक जो है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत कम है, टू लो। किनकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो क्या करें भाई, देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट, अब इसमें एक हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे और इसी इम्प्योरिटी मिक्सिंग को बाद में हम डोपिंग कहने वाले हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. This process is called the doping. इसको हम डोपिंग बोलेंगे। डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को अगर हम बढ़ाना चाहें तो डोपिंग करवा दें। अब हमें कहा गया डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी सच विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रॉन रिच और द डेफिशिएंट। तो कंपेयर टू इंट्रिंसिक, अब हुआ क्या, सिलिकन है जैसे, उसमें हम जर्मेनियम, सिलिकन जर्मेनियम है, उसमें उसके आगे पीछे वाले ग्रुप ऐड कर सकते हैं हम लोग। सच इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इन देम, तो इससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इसमें एंटर करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये एक क्रिएशन हो गया, पूरी लाइन पढ़ दू। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज। देयर कंडक्टिविटीज इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग an appropriate amount of the suitable impurity. This process is called the doping. Doping can be done with an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to the intrinsic semiconductor silicon or germanium. Such impurities introduce electronic defect in them. तो इससे electronic defect इसमें enter कर गया है। अब सबसे पहला काम हम करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन रिच impurities। तो बड़ा सिंपल है, आपके सिलिकन या जर्मेनियम जो कि 14th ग्रुप के मेंबर है, इसमें 15-16 ऑनवर्ड्स ऐसे ग्रुप डाल दो
जो कम से कम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले हों, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हों। तो इससे क्या होगा, आप कुछ समझदार है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज, silicon and germanium belongs to group 14 of the periodic table and have 4 electrons, valence electrons in the outermost shell. In their crystals, each atom forms 4 covalent bonds. Like ठीक हुआ जी, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद इट्स नेबर्स, जैसा कि हमने बताया हुआ आपको। व्हेन डोप्ड विद ग्रुप 15, जब इसमें 15 ग्रुप डाल दोगे तो वो फास्फोरस भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, सिलीनियम भी हो सकता है, विच कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होएगा, 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा मैंने यहां लिखा हुआ है, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, which contains 5 valence electrons. They occupy some of the lattice sites in silicon or germanium crystal. 4 out of 5 electrons are used in formation of 4 covalent bonds. Silicon, silicon, silicon. यहां फिर सिलिकन, यहां आपने किसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, फास्फोरस को। तो फास्फोरस ने क्या किया, रेड पेन लिख ले यहां पर। तो फास्फोरस ने क्या किया, 4 बॉन्ड तो जो बनाने बनाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसको क्या करेगा, एन नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में चेंज कर देगा, विच कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट्स, कुछ लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर ली उन्होंने। 4 आउट ऑफ 5, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए फॉर्मेशन ऑफ द 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। सिलिकॉन 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 से ये 4 बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो गए, कैपेबल हो गए। अब क्या हुआ जी, द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, फिर क्या करें, एंड बिकम्स डीलोकलाइज्ड। जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा है, डीलोकलाइज्ड है। क्रिकेट में अगर हम 11 बंदे खिला रहे हैं तो 12वां लेकर जाएंगे, 10 बंदे खिला रहे हैं 11वां लेकर जाएंगे, जितने भी खिला रहे हैं एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको पानी पिलाने में रखा जाएगा, वो डीलोकलाइज्ड रहेगा। उसको पिच के अंदर जो 22 फीट की 22 गज की पिच है उसमें घूमने की परमिशन नहीं है, उसको सिर्फ पानी ले जाओ फिर बाहर जाओ, यही काम है उसके पास। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हमेशा यही काम करता है, एंड बिकम्स डीलोकलाइज्ड। दिस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन। प्रॉब्लम क्या थी, जो प्योर सिलिकॉन था, जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन था, उसकी कंडक्टिविटी कम थी, तो आपने एक जुगाड़ लगाया कंडक्टिविटी बढ़ाने का, तो उसमें आपने 15वां ग्रुप फॉस्फोरस आर्सेनिक एंट्री करवा दी। क्लियर, here the increase in conductivity is due to negative charge, जो कि इलेक्ट्रॉन था। hence silicon doped with electron rich impurity is called n type of semiconductor। तो फिर आपने इसको एक n type of semiconductor बोल दिया है, n type of semiconductor बोल दिया है। और सिर्फ यही आपके पास एक तरीका था कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनकी जो कंडक्टिविटी कम थी, तो उसमें हमने इंप्योरिटी डाली, डोपिंग करवाई, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप के इसमें एलिमेंट डाले जा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आएंगे इसके अंदर। फिर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होगा जी, बी पार्ट है इसका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है जी। इंप्योरिटीज, सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डॉप्ड विद, वही सिलिकॉन का एक नेटवर्क बनाया जाए, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें ग्रुप नंबर 13 का बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, स्मार्ट है आप लोग, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम विच कंटेन्स ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वही प्रोसेस फिर होएगा, द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, जहां से एक इसको कॉपी कर ले, सिलिकॉन को यहां से उड़ा दे, ठीक
अब हुआ क्या जी, जब आपने इलेक्ट्रॉन एंट्री करवाया, कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला एलिमेंट एंट्री करवाया, तो मान लीजिए यहां आपका गैलियम आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन मिसिंग था, इसका मिसिंग था, इसका मिसिंग था, ऊपर वाले का मिसिंग था, या फिर इसको बनाकर इसको गायब कर दे, इसका यहां से मिसिंग, इसका तो ये ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो गैलियम भाई साहब आ गए, शेयरिंग कर गए, शेयरिंग कर गए, शेयरिंग कर गए, ये ओरिजिनल है और यहां मिसिंग है, ठीक है ना। अब सुनिए, द प्लेस वेयर द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, जहां चौथा इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या होल बोलना शुरू कर दिया, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या होल बोलना शुरू कर दिया। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन। अब होएगा क्या, पड़ोसी यहां इसकी हेल्प करने आ सकते हैं, हम लोग हेल्प नहीं करते लेकिन ये हेल्प करने आ सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल, बट इन डूइंग सो इट वुड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। होएगा क्या, जब यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो होल पीछे क्रिएट हो जाएगा। इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा पाया जाए, अगर ऐसा मिले, तो होगा क्या, इट वुड अपीयर एज इफ द इलेक्ट्रॉन होल हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फिल्ड इट। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं तो होल पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि होल यहां था, इलेक्ट्रॉन यहां भरा, होल पीछे खिसक गया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, होल पीछे, इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल पीछे, इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल पीछे। ये एनसीईआरटी लिखती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रॉन वुड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक होल्स। तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, बट इट वुड अपीयर एज इफ इलेक्ट्रॉन होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड and are moving towards negatively charged plate. This type of semiconductor are called the p type of semiconductor। कुल मिलाकर उसने माहौल बनाना था कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसीलिए उसको हम लोगों ने बोला हुआ है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव होने की वजह से किस तरफ, टूवर्ड्स द एनोड, और पॉजिटिव होने की वजह से होल चलते हैं टूवर्ड्स द कैथोड। ठीक होगी बात। तो यहां क्रिएशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दिखा रखा है एनसीईआरटी में डायग्राम बनाकर। अब उन्होंने कहा क्या इसके कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। एप्लीकेशंस ऑफ द एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हमारे पास तो पहली लाइन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में यूज हो सकता है। डायोड इज, नाम से पता चल रहा होगा, डायोड, DIODE, डायोड, दो डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये कॉम्बिनेशन है एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, एंड यूज्ड एज रेक्टिफायर। थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये आपको समझ में आ सकता है। इसको रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय सैंडविचिंग a layer of one type of semiconductor between two layers of other type of semiconductor। तो अगर हमें NPN, सैंडविचिंग समझे ना, दो NN के बीच में P फंसा दिया, ऐसे दो PP के बीच में N। तो लाइन वापस पढ़ दूं, क्या लिखा उन्होंने, डायोड इज a combination of N and P type of semiconductor। ठीक हो गया, और रेक्टिफायर की तरह यूज हो रहा है। ट्रांजिस्टर्स, जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है जी, मेड बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू टाइप ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पीएन के बीच में, पी के बीच में एन और एनएन के बीच में पी। एनपीएन पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। ये ट्रांजिस्टर करते क्या है जी, डिटेक्ट और एम्पलीफाई, डिटेक्ट और एम्पलीफाई द ऑडियो सिग्नल्स। आपके मोबाइल, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है,
ऑडियो को डिटेक्ट करना और उसको एम्पलीफाई करना। ठीक है जी। द सोलर सेल इज एन इफिशियंट फोटो डायोड। सोलर सेल भी एक फोटो डायोड है। ठीक है जी। द सोलर सेल इज एन इफिशियंट फोटो डायोड यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आप सबको पता है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन are group 14 elements and therefore have a characteristic valence of 4 and form 4 band as in the diamond। ठीक है जी। देखो एप्लीकेशंस में जो सेकंड एप्लीकेशन मुझे समझ में आता है, डायोड की बात तो आपने समझ ही ली है। एनपीपीएन टाइप के आप डायोड बना रहे हैं, फिर एक ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी बना रहे हैं। ये डिटेक्ट और एम्पलीफाई करने में ऑडियो सिग्नल को काम आ रहा है। फोटो डायोड जैसे कि सोलर सेल्स में यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना। फिर वो लिख रहा है कि जर्मेनियम सिलिकॉन हमारे 4 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं। 4 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स एंड देयरफॉर हैव अ कैरेक्टरिस्टिक वैलेंसी ऑफ 4 एंड फॉर्म 4 बॉन्ड्स एज इन डायमंड। डायमंड में आपको पता है 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी बनाने में काम आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ नई बात नहीं लिखी इन्होंने। A large variety of solid state material have been prepared by combination of group 13 and 15 elements। 13 और 15 को मिक्स करके कुछ सॉलिड्स बनाए जा रहे हैं। और 12 प्लस 16, इधर से एक घटाया, इधर से एक बढ़ा दिया, टू सिमुलेट एवरेज वैलेंस ऑफ 4 एज इन द जर्मेनियम और सिलिकॉन। टू सिमुलेट, देखिए आप 13 में एक इलेक्ट्रॉन कम है, 15 में एक ज्यादा है, तो इसको 4 वैलेंसी तक पहुंचाने का टारगेट है। इसमें 2 वैलेंसी कम है ग्रुप 14 के कंपेरिजन में, इसमें 2 ज्यादा है। तो एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी इन्होंने, अगर ये कहीं ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन आ जाए तो आपको फोकस करना चाहिए। A large variety of solid state material have been prepared by the combination of 13, 15, 12 और 16। इन दोनों का सम लेकर एवरेज निकालो 14 आ जाएगा, इन दोनों का सम लेकर एवरेज निकालो 14 आ जाएगा। नाउ एवरेज वैलेंस ऑफ 4 एज इन जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो कि हम जर्मेनियम और सिलिकॉन में देखते हैं, उस एवरेज वैलेंसी तक पहुंचाने का टारगेट है। टिपिकल कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13, 15, 13, 15 का टिपिकल कंपाउंड आपके पास इंडियम, आप समझते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। यहां से हमारे पास 15वें ग्रुप का एंटीमनी। फिर हमारे पास है एएलपी, ये देखो यहां से चलोगे ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और इसमें चलोगे तो ये भी ऐसे ही मिलेगा आपको। उसके बाद आपके पास है जीएएस, ये भी पड़ोसी पड़ोसी है। तो दो पड़ोसी पड़ोसी आपस में जोड़ दिए गए हैं। दो पड़ोसी पड़ोसी आपस में जोड़ दिए गए हैं। जो GaAs है, गैलियम आर्सेनाइड है, सेमीकंडक्टर, हैव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स एंड हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। तो ये तो एक डिस्कवरीज है जो सिलिकॉन और जो आपका जर्मेनियम है उसके ऑल्टरनेट के फॉर्म में यूज हो रही हैं, उसके ऑल्टरनेट के फॉर्म में यूज हो रही हैं। नेक्स्ट ये कि ZnS, CdS, CdSc, HgPTE, तो इसमें क्या करा उसने 12। तो बोर्ड रब कर देते हैं पहले, फिर देखते हैं। जैसे कि ZnS है, ये 12 नंबर का है, ये 16 नंबर का है। नेक्स्ट मेंबर आपके पास है CdS, 12 का है, 16 का है। फिर आपके पास है CdSc, अगेन 12 का है, 16 का है। नेक्स्ट आपके पास है HgTE, फिर ये 12 का है, ये 16 का है। जिंक, कैडमियम, कैडमियम, मरकरी, सल्फर, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। तो इस तरीके से उसने हमें 12-16 ग्रुप का भी मिक्सिंग करके दिखाया है। इन दीज कंपाउंड द बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्टली कोवेलेंट एंड द आयनिक कैरेक्टर डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स। यहां परफेक्ट कोवेलेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है। परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होने की वजह से हम प्रॉपरली इनका यूज नहीं कर पा रहे। तो यहां हमारा एप्लीकेशन में तीसरा पार्ट हुआ। इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड शो मार्क्ड डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप चले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा है वो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जैसे कि हमारा TiO हुआ, जैसे कि हमारा TiO हुआ, जैसे कि हमारा CrO2 हुआ, जैसे कि हमारा ReO3 हुआ,
गौर से सुनिएगा, TiCrRe सब ऑक्साइड्स हैं सारे के सारे। यहां टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, ये 22 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ये 24 नंबर पे आ रहा है। रीनियम निचले वाली सीरीज में है। बिहेव लाइक मेटल्स, इनका बिहेवियर जो है, इनका बिहेवियर जो है वो मेटल्स जैसा है, मेटल्स जैसा है। रीनियम ऑक्साइड ReO3 इज लाइक मेटेलिक कॉपर, ये कॉपर जैसा बिहेवियर कर रहा है, क्लियर ना। ReO3 बिहेव्स लाइक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस, दिखने में भी ये कॉपर जैसा है। सर्टेन अदर ऑक्साइड्स लाइक VO, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम छोड़ दिया था उसने तो यहां उठा लिया जिसने, VO एंड VO2 अगला मेंबर, VO3 उससे अगला मेंबर, और TiO3 शो मेटेलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो इनकी भी कहीं ना कहीं मेटेलिक और इंसुलेटर प्रॉपर्टीज हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं TiCrRe ये हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं ऑक्साइड्स होकर भी। यहां पे एक सिंपल सा कोड बना के सीख सकते हैं इसको, टिकरी, टिकरी टाइटेनियम Ti, क्रोमियम री, टिकरी रीनियम, इनका ऑक्साइड 1 2 3 है, मेटल जैसा बिहेव है। टिकरी का री कॉपर जैसा, मेटेलिक कॉपर जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। ये जोन आई थिंक आपने कभी टच भी नहीं किया होगा, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टीज को आप बार बार रिपीट करके देखें। 20 मिनट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी बस मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलनी है और इस वीडियो का एंडिंग होने वाला है, ठीक है जी। देखो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एंट्री कर गए हम लोग। एवरी सबस्टांस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट, हर सबस्टांस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाई इन द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैग्नेटिज्म है वो होता कहां है जी, वो होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन सबके अंदर है। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कौन जी, आपका इलेक्ट्रॉन। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप ऑफ मोशंस, दो टाइप की मोशंस की वजह से मैग्नेटिज्म अराइज होगा। एक होगा जी ऑर्बिटल मोशन, आपको याद होगा हम फॉर्मूला यूज करते हैं ऑर्बिटल मोशन, डी ब्लॉक में भी लिखा हुआ है। एंड सेकंड आपके पास है स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल मोमेंट होगा, एक स्पिन मोमेंट होगा। इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एंड स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ये तो अपने एक्सिस पे घूमता रहेगा, उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज्ड पार्टिकल, सबको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, एंड अंडरगोइंग दीज मोशंस कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्मॉल लूप ऑफ करंट, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को एक स्मॉल लूप ऑफ करंट की तरह डील कर लेते हैं, स्मॉल लूप ऑफ करंट की तरह डील कर लेते हैं, विच पोजेसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट, इनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। दस ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ परमानेंट स्पिन, हर इलेक्ट्रॉन का अपना परमानेंट स्पिन है, एंड अ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड इट, हर इलेक्ट्रॉन के साथ ये दोनों बातें हमेशा जुड़ी रहेंगी, हर इलेक्ट्रॉन के साथ ये दोनों बातें हमेशा जुड़ी रहेंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, जो इलेक्ट्रॉन्स का आएगा वो बड़ा छोटा होगा, वेरी स्मॉल, वो छोटा होगा, एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट्स, शायद आपको पता होगा बोहर मैग्नेटोन, बोहन मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन जिसको BM लिखते हैं आप लोग, बोहर मैग्नेटोन, जिसको आप लोग BM भी लिख सकते हैं, म्यू है ही आपके पास, बोहर मैग्नेटोन। इट इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेटोन के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास है 9.27, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, 9.27, 9.27 क्लियर है।
इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को आप याद करें, एक बीएम में कितना एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन सबस्टांसेस को हम 5 कैटेगरीज में बांटने वाले हैं। 5 कैटेगरीज में बांटने वाले हैं। तो पहली कैटेगरी आपके पास, ये एक्चुअल में डायग्रामेटिकली भी शो करेंगे। पहला आपके पास हुआ पैरामैग्नेटिक, पहला हुआ पैरामैग्नेटिक, मैं तो बोल देता हूं जो मैग्नेटिज्म को प्यारा हो, प्यारा मैग्नेटिक। फिर आपके पास है डायामैग्नेटिक, फिर आपके पास है नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक, फिर आपके पास है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और 5वें नंबर पे स्मॉल मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। पैरा, डाया, फेरो, फेरी, एंटी फेरो। पैरा, डाया, फेरो, फेरी, एंटी फेरो। पैरा, डाया, फेरो, फेरी, एंटी फेरो। पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड देन फेरी मैग्नेटिज्म। तो एक एक करके बात शुरू करते हैं जी। बस इसके बाद आपकी इस वीडियो की एंडिंग हो जाएगी। आप इस चैप्टर का ये वाला पार्ट एनसीईआरटी से पढ़े, मैं बार बार आपको अवेयर कर रहा हूं। अगर आप नीट में कुछ फोड़ना चाहते हैं तो मैग्नेटिज्म सबस्टेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। बाकी इसकी फोटो भी आ जाएगी, डायग्राम ऐसा बना होगा इसका। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड गायब कर दूं तो इनका मैग्नेटिज्म भी गायब हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड गायब, इनका मैग्नेटिज्म गायब। यानी जब तक मैग्नेटिज्म है तब तक ये मैग्नेटिक है। तो इनका इंडक्शन, इनका नेचर, इनका बिहेवियर, मैग्नेटिज्म है तो ये मैग्नेटिक है, अदरवाइज नहीं है। इन पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो मैं बोलता हूं यूपीई, कलर इन पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन। सीपीयूपी बोलता हूं मैं क्लासेस में, सीपीयूपी। सी फॉर कलर, पी फॉर पैरामैग्नेटिज्म, यूपी फॉर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आपके एग्जांपल, जैसे हमारा एमओटी का O2 है और O2 प्लस है, उसके पास 2 यूपी है, इसके पास 1 यूपी है। बाकी तो जो आपके मेटल्स हैं, कॉपर +2 हुआ, इसमें तो आप निकाल कर देख लें खुद। Fe+3 है, तो याद नहीं करना इनको। ये सारे के सारे एग्जाम्पल बिना याद किए ही आप लोग पेपर में हिट करके आओगे। लो जी, फेरोमैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ते हैं। फेरो, ये ऐसे भाई साहब है, ये मैग्नेटिज्म के रंग में रंग जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे तब भी ये मैग्नेटिक ही बने रहेंगे। वो आपने देखा होगा ना, ऑफिसेज में क्या रहता है, एक छोटे से बॉक्स के अंदर, डब्बी के अंदर ओल पिन्स पड़ी रहती हैं। ओल पिन एक के साथ एक, एक के साथ एक, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड है और ओल पिन लोहे की है, आयरन की है। तो उसके अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया। अ फ्यू सबस्टांसेस लाइक फेकोनी बोलता हूं वैसे मैं यहां पर एग्जांपल में, आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी। फ्यू सबस्टांसेस लाइक आयरन कोबाल्ट निकल, गैडोलिनियम, ठीक होगी बात, एंड CrO2, ठीक है जी, आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली। यहां वीकली अट्रैक्टेड है, यहां स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, ठीक है जी, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है बाय मैग्नेटिक फील्ड। सच सबस्टांसेस आर कॉल्ड द फेरो। तो एग्जांपल फेकोनी हुआ, GD और CrO2 हुआ। These substances can be permanently magnetized। ये क्या होंगे, अगर मैं इनको मैग्नेटिक फील्ड दे दूंगा तो ये परमानेंट मैग्नेट का बिहेवियर करने लगेंगे। परमानेंट मैग्नेटाइज्ड इन सॉलिड स्टेट, द मेटल आयंस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस in the solid state, the metal ions of the ferromagnetic substance are grouped together into small regions called the domains। तो कुछ खास मुझे इसमें नजर आया नहीं लाइन में, तो इतनी बात को हम रिवाइज कर देते हैं बस। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, जैसे ये वाले सारे हैं, आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड द डोमेन्स। ग्रुप ऑफ ferromagnetic ions, domains are the group of ferromagnetic ions
इन सॉलिड से तीसरी बार पढ़ रहा हूं, द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स। वो जो छोटे छोटे रीजन बन गए उनको डोमेन कह दिया। ईच डोमेन एक्ट्स एज ए टाइनी मैग्नेट। हर डोमेन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हर डोमेन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही आप इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब यूं समझिए आप कि अगर मैं अनमैग्नेटाइज्ड, यहां मेरे पास एक डोमेन है और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कोई साउथ जा रहा है, कोई नॉर्थ जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है, कोई साउथ, कोई वेस्ट, कोई नॉर्थ जा रहा है, कोई नॉर्थ जा रहा है, कोई साउथ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ये डोमेन्स है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये भाई साहब जैसे आप स्कूल में प्रेयर के लिए इकट्ठे होते थे ना डिसिप्लिनरी मोड में, वैसे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेकोनिन के अंदर या CrO2 के अंदर द डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स गेट कैंसल्ड, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, all domains get oriented in the direction of magnetic field. This ordered या ordering of the domain persist even when the magnetic field is removed. नानी के घर गए, वहीं जाके रहने लग गए, उनके रंग में रंग गए। तो फेकोनी को, FeCO को, या गैडोलिनियम को, या CrO2 को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये परमानेंट मैग्नेटिक बन जाएंगे। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देता हूं, दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में बदल गए हैं। फिर हम बढ़ते हैं जी एंटी की तरफ। सब्सटेंसेस लाइक MnO, एंटी फेरो, मैग्नेट नो, एंटी फेरो, मैं मैग्नेटिक नहीं हूं, एंटी, नो मैग्नेट, MnO, showing anti ferromagnetism have domain structure similar to the ferromagnetic substance but their domains are opposite, one opposite है, cancel to each other। और ये नो मैग्नेट MnO, नो मैग्नेट MnO। फिर आपके पास है जी फेरी। फेरी मतलब स्मॉल। Ferrimagnetism is observed when the magnetic moment of the domain in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number। 4 तो क्लोक है, 2 एंटी क्लोक है, तो स्मॉल मैग्नेटिज्म है इसके अंदर। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइक पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। एंड फेराइट्स इसके एग्जांपल में दे रहा है वो, एज कंपेयर टू द फेरो के कंपेरिजन में इनका जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन है वो लिटिल बिट कम है। वो तो आपके पास क्या थी, वीकली अट्रैक्टेड। यहां भी वीकली अट्रैक्टेड हैं लेकिन फेरो के कंपैरिजन में। तो एग्जांपल में आपके पास इसमें आपका मेटलर्जी चैप्टर का मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट एंड फेराइट्स Mg F2 Fe2O4, Mg Fe2O4, Mg के जगह पर जिंक रख दें, जिंक Fe2O4 इसके एग्जांपल में चला जाएगा। और एग्जांपल्स ऑफ सब सब्सटेंसेस, दीस सब्सटेंसेस आर लूज फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। इसको जैसे हीट करेंगे आप, तो अब आप खुद समझ लें कि ये पैरा से तो अच्छे ही है, फेरो फेरी के बाद पैरा आ रहा है, तो जैसे इसको आप हीट करेंगे तो ये पैरा की तरफ मूव करेगा। फेरो फेरी टू पैरा, फेरो फेरी टू पैरा, ठीक है जी। और फिर इसकी अलाइनमेंट दिखा रखी है हम लोगों को। और फिर ये चैप्टर एंडिंग कर गया, जिसके बारे में ये भूल गया या मैंने नोट नहीं किया। तो इसमें मुझे 3rd फेरो दिखा रखा है, 1 पैरा दिखा रखा है। इसमें 1 के बाद सेकेंड है, लेकिन मैं आपको बता दूं डायमैग्नेटिक का मतलब है जो रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होंगे। इट इज ड्यू टू द कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। मान लीजिए जिंक की बात कर रहे हैं, कैडमियम की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके पास डायामैग्नेटिक हैं, डायामैग्नेटिक हैं। कुल मिलाकर ये हमारी प्रॉपर्टीज का वीडियो एंड हो गया 45 मिनट्स के अंदर अंदर। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको रिवाइज करें, प्रॉपरली रिवाइज करें। केमिस्ट्री वाले सर ये वीडियो बंद करने जा रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री लगभग आपका पूरा बन चुका है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेट एंड होने को है।
तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक सरफेस एंड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंड हो जाएगा और सॉलिड एंड हो जाएगा। इन 3 चैप्टर का एनसीईआरटी रिवीजन करना हो तो फिर आपको केमिस्ट्री वाले सर के साथ चलना चाहिए बोर्ड पर प्रॉपरली। थैंक यू।